हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राशिद जहांगीर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम स्टोर प्रोसीजर को यूज़ कर सकते हैं एप्लीकेशन में। और सेकंड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अकाउंट क्रेडेंशियल्स को ईमेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं। और लास्ट पे हम यूनिक की के थ्रू कैसे वैलिडेशन अप्लाई होती है इसके बारे में बात करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस टाइम पे मिलती रहें। तो चलें अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने चेक करना है कि जो यूज़र मैं अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ कि क्या वो एचओडी अकाउंट है या हमारे पास एडमिन अकाउंट है या नॉर्मल यूज़र का अकाउंट है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्योंकि एचओडी का आईडी हमारे पास 2 था, तो सबसे पहले मैंने देखा कि अगर हमारे पास एचओडी 2 हो तो यहाँ पे उसके लिए हमने अलग से कोड लिखना है और एडमिन और नॉर्मल यूज़र के लिए हमने अलग से कोड लिखना है। इसकी वजह यह है कि एक डिपार्टमेंट में एक से ज़्यादा एचओडी नहीं हो सकते। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि क्या हमारे पास ऑलरेडी एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का एचओडी मौजूद है या नहीं है। तो यहाँ पे उसके लिए मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक यूज़र डिफाइन फंक्शन लिखा जिसकी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है और इसमें एक पैरामीटर जा रहा है डिपार्टमेंट आईडी। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्यूरी है। यहाँ पे क्यूरी में लिखता हूँ कि मुझे बताएं कि इस जो मैंने आईडी पास किया है उसका कोई ऑलरेडी एचओडी मौजूद है या नहीं है। तो यहाँ पे मैंने कॉलम सेलेक्ट किया यूज़र नेम और टेबल का नाम हमारे पास एम्प्लॉइज़ है और मैचिंग मैंने किया कि हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी इज़ इक्वल टू डिपार्टमेंट जो मैंने पैरामीटर भेजा है और इसका रोल क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, यानी कि एचओडी होना चाहिए। अब यहाँ पे हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे पास ये कॉलम के नाम ठीक हैं। तो यहाँ पे मैं एसक्यूएल में जाता हूँ और यहाँ पे मैं अपने टेबल को जो हमारे पास एम्प्लॉइज़ का टेबल है उसको यहाँ से ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने टेबल्स पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं आता हूँ और एम्प्लॉइज़ के कॉलम्स को देखता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें कि ये हमारे पास यूज़र नेम का कॉलम है, यहाँ पे डिपार्टमेंट का कॉलम है और ये रोल आईडी का कॉलम है। तो मैं यहाँ वापस जाता हूँ कोड में और यहाँ पे मैंने डिपार्टमेंट आईडी का कॉलम गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं इसको ठीक करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास कॉलम का नेम ठीक हो गया। अब ये हमारे पास ये क्यूरी बन गई। अगर मैंने एक स्ट्रिंग को मल्टीपल लाइंस पे लिखना हो तो उससे पहले मैं @ का करैक्टर यूज़ करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे आप जितनी मर्ज़ी लाइन में एक स्ट्रिंग को लिखना चाहें लिख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे मैं फंक्शन कॉल करता हूँ जो हमारे पास DB की क्लास में था। तो अब यहाँ पे ये देखें कि ये फंक्शन हमारे पास क्या रिटर्न करवा रहा है, डाटा टेबल रिटर्न करवा रहा है। तो मुझे इसके रिज़ल्ट को किस में स्टोर करना पड़ेगा, डाटा टेबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो इस वजह से मैं यहाँ पे एक डाटा टेबल लिखूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डाटा टेबल और इसका मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ DT और जो फंक्शन हमारा रिटर्न करवाएगा वो DT में स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं चेक करता हूँ कि हमारे पास रोज़ रीड की हैं या नहीं। तो यहाँ पे अगर रोज़ काउंट 0 है तो इसका मतलब ये है कि रीड नहीं हुई। अगर काउंट 0 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है रीड हो गई हैं। तो यहाँ पे मैंने इफ़ कंडीशन में लिखा कि >0 इसमें रीड हो गई हैं, अदरवाइज़ हमारे पास क्या है कि रीड नहीं हुई। तो मैंने यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करवा दिया। अब यहाँ पे मैं इस कोड से पहले ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ कर देता हूँ कि ताकि अगर कोई एक्सेप्शन है तो उसके लिए हमारे पास एप्लीकेशन अब नॉर्मली टर्मिनेट ना हो। तो अब यहाँ पर मैंने कैच ब्लॉक में लिखा कि अगर कोई एक्सेप्शन आ जाती है तो आपने फॉल्स रिटर्न करवाना है। तो अब यहाँ पे मैं इफ़ की कंडीशन में जाता हूँ वापस और यहाँ पे अगर रीड हो जाता है डाटा हमारे पास डाटाबेस से तो मैं कहता हूँ कि मुझे यूज़र नेम बता दो, उस एचओडी का नाम बता दो जो इस डिपार्टमेंट का एचओडी है। तो यहाँ पे मैं उसका नाम गेट कर लेता हूँ और इसको रिटर्न करवा देता हूँ। अब यहाँ पे इस फंक्शन जो हमने बनाया है इसको मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। तो obj डॉट, अब ये स्टैटिक फंक्शन नहीं था तो इस वजह से मैंने इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि आपने ये पहले डिपार्टमेंट जो हमारे पास आपके पास स्ट्रिंग था तो उसको आपने पहले कन्वर्ट करना है, किस में, इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आप इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे डिपार्टमेंट को भी और डेजिग्नेशन को भी। इसी तरह आप यहाँ पे जो हमने प्रॉपर्टीज़ बनाई थी यहाँ पे भी आपने स्ट्रिंग की जगह क्या करना है, इंटीजर करना है। और इसी तरह आपने एट्रीब्यूट्स में भी स्ट्रिंग की बजाय इंटीजर लिखना है। तो अब यहाँ पे हम वापस आते हैं। तो अब यहाँ पे मैं इसके अंदर क्या भेज देता हूँ, obj डॉट एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। ये वो चीज़ होगी जो हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट होगी। तो अब यहाँ पे
मैं देखता हूँ कि क्या चेक इज इक्वल टू फॉल्स का मतलब यह है कि पहले इस डिपार्टमेंट का पहले कोई एचओडी हमारे पास डेटाबेस में रजिस्टर्ड नहीं है, तो अब यहाँ पे हम एक नया एचओडी इस डिपार्टमेंट का ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैंने क्या करना है कि एक एम्प्लॉय को ऐड करवाना है। तो यहाँ पे मैं एक स्टैटिक फंक्शन बना रहा हूँ और इसके अंदर मैं क्या भेज रहा हूँ, इसी क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे मैं एसक्यूएल कनेक्शन की क्लास को यूज़ करता हूँ, और इसके बाद यहाँ पे मैं इस कनेक्शन में हमने क्योंकि क्लास का फंक्शन बनाया हुआ है कौन, तो उसको मैंने कॉल कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास कमांड है, तो यहाँ पे cmd इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड। अब क्योंकि हम यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर लिख रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्टोर प्रोसीजर बनाना पड़ेगा। तो मैं वापस में आता हूँ एसक्यूएल में, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रिएट प्रोसीजर और आगे स्टोर प्रोसीजर का नाम। तो यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर का नाम मैं लिख देता हूँ ऐड न्यू एम्प्लॉय, और इसमें मैंने यहाँ पे पैरामीटर्स लिखने हैं। तो पहला पैरामीटर मैं लिखूँगा एम्प्लॉय आईडी, और इसकी मैं डाटा टाइप मेंशन करूँगा, तो यहाँ पे varchar, और इसको मैंने साइज़ दे दिया क्या 50। इसी तरह मैं यहाँ पे दूसरा पैरामीटर दूंगा फ़ोन। अब यहाँ पे जो हमारे पास इस तरतीब से जो लिखे हुए हैं, आपको साइड पे लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहे हैं कि इस टेबल के जितने भी कॉलम्स हैं वो हमने यहाँ पे तरतीब से लिखने हैं। तो यहाँ पे मैंने दूसरा पैरामीटर यहाँ पे बनाया फ़ोन का, और तीसरा पैरामीटर मैंने यहाँ पे बनाया जेंडर का। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास चौथे नंबर पे पिक्चर का पैरामीटर है, और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ गया ईमेल एड्रेस, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पासवर्ड, और इसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे पासवर्ड आ गया हमारे पास। इस पासवर्ड को मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि बार बार हमें यहाँ ना लिखना पड़े। तो यहाँ पे मैं यूज़र नेम आ जाएगा इसके बाद, और इसके बाद यहाँ पे आप देखें कि यूज़र नेम के बाद हमारे पास है डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी, और इसकी टाइप क्या है हमारे पास, यहाँ पे इंटीजर है, तो यहाँ पे मैं इसको इंटर रखूँगा। और इसके बाद हमारे पास क्या है, डेजिग्नेशन आईडी है, और इसकी टाइप भी क्या है, इंटीजर है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं देखता हूँ कि हमारे पास क्या है, रोल आईडी है, और इसकी टाइप भी इंटीजर है। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास रह गया यहाँ पे कलर आईडी बाय डिफ़ॉल्ट हमने रखना है, और उसके बाद व्यू टाइप भी हमने डिफ़ॉल्ट रखनी है। तो इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ गया एड्रेस आ गया, तो एड्रेस की भी मैंने एज ए पैरामीटर ले लिया, और इसके बाद मैं लिखूँगा एज बिगिन, और एंड के दरमियान यहाँ पे मैं इंसर्ट क्यूरी यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज़। अब यहाँ पे मैंने देखें कि एम्प्लॉयज़ के आगे कोई कॉलम मेंशन नहीं किया, तो अब अगर मैं कॉलम मेंशन नहीं करूँगा तो मुझ पे लाजिम हो जाएगा कि मैं इस टेबल के तमाम कॉलम्स की वैल्यूज़ यहाँ पे दूँ। अगर मैंने कुछ कॉलम्स की वैल्यूज़ देनी है तो यहाँ पे मैं कॉलम्स के नाम मेंशन करूँगा। अब मैंने क्योंकि कॉलम्स के नाम मेंशन नहीं किए, तो अब यहाँ पे सारे के सारे कॉलम्स की मुझे वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी। तो पहले मैंने एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू दी, फ़ोन की दी, जेंडर की दी, पिक्चर की दी, ईमेल की दी। अब यहाँ पे आपने ये याद में रखना है कि यहाँ पे आपने तरतीब वही रखनी है। अगर आप तरतीब उल्ट करेंगे तो आपकी वैल्यूज़ चेंज होंगी। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास कॉलम्स की सीक्वेंस है, मैं उसी सीक्वेंस में वैल्यूज़ इंसर्ट करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट के बाद हमारे पास है डेजिग्नेशन आईडी, और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे रोल आईडी है, और उसके बाद मैंने 1 लिखा। यहाँ पे जो कलर है हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखी 1, और इसके बाद व्यू टाइप के लिए भी बाय डिफ़ॉल्ट मैंने रखा 1। अब यहाँ पे हमारे पास क्या किया कि एक स्टोर प्रोसीजर बन गया, इसको एग्जीक्यूट किया मैंने। तो यहाँ पे आप इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, एक स्टोर प्रोसीजर बन गया। अब मैं इसके नेम को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, अब वापस कोड में जाता हूँ। तो यहाँ पे जहाँ पे पहला पैरामीटर है, इसमें मैंने क्या लिख दिया, स्टोर प्रोसीजर का नाम लिख दिया। अब मैंने बताना है कि ये जो कमांड हमने लिखी है ये किस टाइप की कमांड है, स्टोर प्रोसीजर है। तो अब यहाँ पे मेंशन किया मैंने, ये जो कमांड है वो क्या है, स्टोर प्रोसीजर है। अब इसके बाद मैंने कनेक्शन को ओपन किया, और कनेक्शन को ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पे इस स्टोर प्रोसीजर में मैंने पैरामीटर पास करने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जितने स्टोर प्रोसीजर में हमने अभी पैरामीटर लिखे हैं वो सारे के सारी वैल्यूज़ भी अब हमें यहाँ पे विद नेम और
डाटा टाइप यहाँ पे हमें लिखना है। तो यहाँ पे पहले मैंने पैरामीटर का नाम लिखा। यहाँ पे जो स्टोर प्रोसीजर में हमने पैरामीटर नाम लिखा था और ये नेम हमारे पास एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। अगर ये नेम सेम नहीं होंगे तो हमारे पास एरर आएगा। अब हमारे पास जितने भी पैरामीटर्स थे उन सारों को मैं क्या करता हूँ, वैल्यूज़ देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन को कॉपी करके पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैं पहले पैरामीटर के नाम देता हूँ। पहले में हमारे पास फ़ोन, फिर उसके बाद जेंडर, और उसके बाद पिक्चर, और इसके बाद हमारे पास है ईमेल, और उसके बाद पासवर्ड। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास था, इसको मैं देखता हूँ कि पासवर्ड के बाद हमारे पास क्या था। तो यहाँ पे पासवर्ड के बाद हमारे पास था यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी, और यहाँ पे मैं इसको देता हूँ डिपार्टमेंट आईडी, और यहाँ पे मैंने इसको डिपार्टमेंट आईडी दे दिया। और उसके बाद यहाँ पे डेजिग्नेशन आईडी। तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि ये नेम सेम है। तो यहाँ पे देखें कि आईडी जो डी है वो कैपिटल में है, तो यहाँ पे डी मैंने कैपिटल में कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ गया रोल आईडी, और लास्ट पे हमारे पास रह गया एड्रेस। तो यहाँ पे मैं एक और पैरामीटर ऐड करवाता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एड्रेस का पैरामीटर आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास सारे पैरामीटर्स के नाम आ गए, और इसके बाद यहाँ पे मैंने क्या मेंशन करना है, इनकी डाटा टाइप मेंशन करनी है। अब पिक्चर की क्या था, वार बाइनरी, और उसके बाद डिपार्टमेंट आईडी इंटीजर था, डेजिग्नेशन आईडी हमारे पास इंटीजर था, रोल आईडी हमारे पास इंटीजर था, और उसके बाद यहाँ पे एड्रेस हमारे पास वार4 था। अब इनकी वैल्यूज़ भी मैंने चेंज करनी है। एम्प्लॉय, इसके बाद यहाँ पे लिखूँगा एम्प्लॉय फ़ोन, और इसके बाद यहाँ पे इसकी जो क्रॉसपोंडिंग वैल्यूज़ हमने ऑब्जेक्ट में स्टोर करवाई हैं वो मैंने यहाँ पे गेट कर ली। पहले हमने सेट करवाई थी इस ऑब्जेक्ट में, अब उस ऑब्जेक्ट से मैं वैल्यू क्या कर रहा हूँ, गेट कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे गेट करके वैल्यू में पैरामीटर्स को इनिशियलाइज करवा रहा हूँ। तो अब यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड आ गया, और पासवर्ड के बाद यहाँ पे हम इसका अकाउंट टाइप देंगे, और इसके बाद यहाँ पे मैंने रोल आईडी दिया तो इसमें अकाउंट टाइप आ गया, और इसके बाद लास्ट में हमारे पास आ गया एम्प्लॉय एड्रेस। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि सारे के सारे पैरामीटर्स के नेम भी आ गए, डाटा टाइप भी आ गई, और वैल्यूज़ भी आ गई। अब इस कमांड को मैं क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, और यहाँ पे मैंने कनेक्शन को क्या कर दिया, एग्जीक्यूट करने के बाद क्लोज़ कर दिया। और आपने ये जो कनेक्शन ओपन करना है उस कनेक्शन को लाजमी आपने क्लोज़ करना है। अगर आप इस कनेक्शन को क्लोज़ नहीं करेंगे तो फिर आपके पास हर एक लिमिट जो होती है हमारे पास कनेक्शंस की वो एक्सीड हो जाएगी, तो आपको एप्लीकेशन एरर देना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने ट्राई कैच में अगर हमारे पास कोई एक्सेप्शन आती है तो हम यहाँ पे रिटर्न करवाएंगे कि कोई एरर आ गया है, और अगर हमारे पास ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है तो यहाँ पे देखता हूँ कि अगर हमारे पास जो 1 रो इफेक्ट हो गई है तो इसका मतलब है डाटा इंसर्ट हो गया है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि 1 रो इफेक्ट हो गई है। तो मैंने इस केस में ट्रू रिटर्न करवाया, अदरवाइज़ मैंने क्या रिटर्न करवाया, फॉल्स रिटर्न करवाया। अब यहाँ पे जाके मैं अगर तो ये हमारे पास HOD पहले स्टोर नहीं है, यानी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का HOD पहले डेटाबेस में नहीं है, तो अब हम कंप्यूटर साइंस का HOD यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करवा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक एम्प्लॉय को ऐड करवा लिया, और इसके बाद यहाँ पे मैं इसमें एक क्लास ऐड करता हूँ यहाँ पे हेल्पर के नाम से। तो यहाँ पे हेल्पर के नाम से मैंने एक क्लास ऐड की, और इसमें मैं 2 फंक्शन बनाता हूँ। पहले फंक्शन का नाम मैं रखता हूँ पब्लिक स्टैटिक, और इसकी रिटर्न टाइप क्या है, हमारे पास स्ट्रिंग है, और इसका जो नाम मैंने रखा जनरेट एरर मैसेज। अब यहाँ पे हमने सक्सेस या एरर का मैसेज शो करवाना है। तो इसकी HTML है, तो HTML यहाँ पे मैं लिखता हूँ div, और इसको मैं ID असाइन कर लेता हूँ अलर्ट मैसेज बॉक्स, और इसकी मैं क्लास असाइन कर लेता हूँ अलर्ट, और अलर्ट हिडन, और उसके बाद यहाँ पे पेज अलर्ट। ये हमारे पास क्या हुई, 3 क्लासेस असाइन हो गई। और इसके बाद यहाँ पे इसको मैं थोड़ा स्टाइल दे देता हूँ कि इसके अंदर जो मैसेज शो होगा वो बोल्ड होना चाहिए, और उसका जो फॉन्ट साइज़ है हमारे पास क्या होना चाहिए, 60 पिक्सल होना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पे उसका जो फॉन्ट फैमिली है वो मैंने सेंचुरी रखा, और जो इसका कलर है जो यानी एरर हमारे पास क्या होता है, रेड कलर में होता है, तो एरर मैंने रेड कलर में रखा। और इसके बाद यहाँ पे जब एरर शो हो जाएगा तो उस एरर को मैंने क्लोज़ भी करवाना है। तो क्लोज़ करने के लिए मैं एक बटन क्रॉस का बटन लगा रहा हूँ, तो उसको मैंने ID दिया अलर्ट क्लोज़, और क्लास दे दी मैंने क्या, क्लोज़ की। और इसके बाद यहाँ पे अगर ये बटन क्लिक होगा यानी कि क्रॉस के ऊपर क्लिक होगा तो हम एक
फंक्शन यानी कि जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल करेंगे, क्लोज फंक्शन। और इसके बाद यहाँ पे इसके अंदर मैं 2 स्पैन यूज़ करता हूँ। तो पहले स्पैन में मैंने यहाँ पे इसको जो हमारे पास है एरल, और यहाँ पे हमारे पास इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास है एरर हिडन इज़ इक्वल टू ट्रू। और इसके बाद यहाँ पे मैं क्रॉस का निशान लगा दिया। और इसके बाद यहाँ पे बटन को मैंने टाइप असाइन करनी है। बटन क्या है? टाइप बटन है। अब इसके बाद यहाँ पे दूसरा स्पैन बनाता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं नेक्स्ट लाइन पे लेके आता हूँ इसको। तो यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर मैंने 2 स्पैन लिखने थे, एक स्पैन लिखा गया और दूसरा स्पैन में मैं इसको क्लास असाइन कर दूँगा SR ओनली। और इसमें मैं टेक्स्ट जो लिखूँगा वो क्या होगा? क्लोज होगा। अब इसमें जो हमारे पास डबल कोट्स लगी हुई हैं, इन सारों को मैंने क्या करना है? सिंगल कोट्स में करना है। तो यहाँ पे मैं Ctrl+H प्रेस किया और यहाँ पे डबल कोट्स को मैंने क्या करना है? सिंगल कोट्स में करवाना है सर, लेकिन उस HTML को जो हमने अभी लिखी है। तो अब यहाँ पे जितनी भी मैंने HTML लिखी है उसको मैंने सिंगल कोट्स में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे क्योंकि हमने इसको क्या करना है? अपने रन टाइम पे लेके जाना है, तो इसको मैंने यहाँ से कट किया और यहाँ पे आके मैंने एक स्ट्रिंग बनाई HTML, और इसमें मैंने यहाँ पे रन टाइम पे इस HTML को शो करवाऊँगा। तो अब यहाँ पे इसको थोड़ी अलाइनमेंट ठीक कर लेते हैं। अब मैंने कहा था कि अगर एक स्ट्रिंग को मल्टीपल लाइंस पे भी आप शो करवा सकते हैं, तो उसके लिए मैंने कहा था कि आप स्ट्रिंग के शुरू में क्या करेंगे? एक @ करैक्टर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं @ करैक्टर यूज़ करता हूँ, तो आप देखें कि एरर ख़त्म हो गए हैं। अब इसके अंदर यहाँ पे इस HTML के अंदर मैं अपना मैसेज प्रिंट करवा दूँगा। जो भी मैं मैसेज लिखूँगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब इस HTML को मैं क्या करूँगा? कॉल करूँगा। तो यहाँ पे इस HTML को रिटर्न करवाता हूँ। अब इसी तरह मैं इस पूरे फंक्शन को क्या करता हूँ? कॉपी करता हूँ और इसमें मैं पेस्ट कर दिया, तो एक और फंक्शन भी बन जाएगा, जनरेट सक्सेस मैसेज। अब सक्सेस का हमारे पास कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। तो यहाँ पे मैं ग्रीन कलर इसको दे दूँगा, तो हमारे पास दूसरा फंक्शन भी बन जाएगा। अब हमारे पास दोनों फंक्शन आ गए। अब वापस मैं चलता हूँ यहाँ पे। अगर तो हमारे यहाँ पे मैंने एक रिज़ल्ट बनाया वेरिएबल, और उसमें मैंने यहाँ पे जो ये रिटर्न करवा था स्ट्रिंग, वो मैंने इसमें स्टोर करवा ली। अगर तो इस फंक्शन ने यानी कि ऐड न्यू एम्प्लॉय ने ट्रू रिटर्न करवाया तो हम कुछ कोड लिखेंगे। अगर हमने इसने फॉल्स रिटर्न करवाया तो इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉय ऐड नहीं हुआ। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे? उस जनरेट एरर मैसेज को हमने कॉल करना। अब इसके बाद हमने कहीं शो भी करवाना है इस रेड कलर को, तो उसके लिए मैं एक डिव बना लेता हूँ यहाँ पे बटन के नीचे, और उसको आईडी दिया अलर्ट मैसेज, रन नेट क्या कर दिया? सर्वर, क्योंकि हमने इस डिव को एक्सेस करना है सर्वर साइड पे। तो अब मार्जिन टॉप मैंने दिया 10 पिक्सल। अब यहाँ पे जो एरर मैसेज हमें HTML मिलेगी वो मैं किसके अंदर रखूँगा? अलर्ट मैसेज जो हमने अभी डिव बनाया है उस डिव के अंदर क्या चली जाएगी? वो जो हमने एरर मैसेज की HTML बनाई है। तो अब यहाँ पे ये एरर शो हो जाएगा कि आपका क्या नाम है, एम्प्लॉय ऐड नहीं हुआ। अगर तो हमारे पास एम्प्लॉय ऐड हो जाता है तो हम क्या मैसेज शो करवाएंगे कि सक्सेसफुली हमारे पास एम्प्लॉय ऐड हो गया है। तो यहाँ पे मैं HTML को ये लिखूँगा, और इसी तरह अलर्ट मैसेज में अब मैं जो अगर कोई पहले HTML है तो उसको ख़त्म कर दूँगा, और अपनी नई HTML उसमें अलर्ट मैसेज में शो करवाऊँगा कि एम्प्लॉय इज़ एडेड इन सिस्टम। अब इसके बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स में ऑलरेडी वैल्यूज़ पड़ी होंगी उनको मैंने एम्प्टी कर देना है कि सक्सेसफुली ऐड हो गया। उसके बाद ऐड होने के बाद उन टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यूज़ शो नहीं होने चाहिए, तो उनकी वैल्यूज़ को मैंने क्या कर देना है? हटा देना है। तो इस वजह से मैंने एम्प्लॉय ID डॉट वैल्यू इज़ इक्वल टू एम्प्टी, इसी तरह एम्प्लॉय नेम डॉट वैल्यू इज़ एम्प्टी, सेल डॉट वैल्यू इज़ एम्प्टी। उसके बाद हमारे पास है ईमेल डॉट वैल्यू इज़ एम्प्टी, एम्प्लॉय एड्रेस डॉट वैल्यू इज़ एम्प्टी। तो जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स थे उन सारों को मैंने क्या कर लिया? उनकी वैल्यू को ख़त्म कर दिया। अब इसके बाद अगर तो हमारे पास एम्प्लॉय नहीं है तो हमने उसके लिए, अगर तो हमारे पास HOD नहीं है तो उसके लिए हमने कोड लिख लिया है। अगर हमारे पास HOD ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो हम यहाँ पे यानी कि कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के हमारे पास 2 HOD नहीं हो सकते। तो यहाँ पे मैंने, अगर तो हमारे पास नहीं है तो हमने ऐड करवा लिया, अगर हमारे पास है तो हम यहाँ पे मैसेज शो करवाएंगे कि कंप्यूटर साइंस का ऑलरेडी हमारे पास HOD है, तो आप मज़ीद
और HOD कंप्यूटर साइंस में ऐड नहीं करवा सकते। अगर आपने कोई और ऐड करवाना है तो पहले वाले को डिलीट करें और फिर उसके बाद आप नया HOD ऐड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैसेज प्रिंट करवाया और इस मैसेज को भी मैं गेन क्या करूँगा, शो करवा दूँगा। तो यहाँ पे मैंने एरर मैसेज यानी कि रेड कलर जनरेट करवाया और इसको मैंने क्या रख देना है, यहाँ पे अलर्ट मैसेज डॉट इनर HTML इज इक्वल टू पहले एम्प्टी करूँगा, क्योंकि अगर हो सकता है कि उसमें ऑलरेडी प्रीवियसली HTML पड़ी हो, तो उसको पहले मैं एम्प्टी करूँगा और उसके बाद यहाँ पे जो नई वाली HTML होगी वो एम्बेड कर दूँगा। तो अब यहाँ पे इस जो हमारे पास कोड है इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जो हमारे पास नॉर्मल यूज़र और एडमिन के केस में मैं सिर्फ ये पोर्शन लिखूँगा, क्योंकि हमारे पास एडमिन 2 हो सकते हैं, नॉर्मल यूज़र 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, तो उस केस में हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैंने इसको सेव करके यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाया। तो यहाँ पे मैं इमेज सेलेक्ट करता हूँ और इसके बाद यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ देता हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ डमी वैल्यूज़ दे रहा हूँ। यहाँ पे फ़ोन नंबर दिया, यहाँ पे ड्रॉप डाउन वैल्यूज़ से कुछ मैंने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद यहाँ पे मैं एम्प्लॉय ID दिया और उसके बाद यहाँ पे ईमेल दिया और यहाँ पे ऑफिस लोकेशन और इसको मैंने HOD दिया। अब यहाँ पे मैंने इसको डिबग किया हुआ है, तो अब यहाँ पे मैं इसको स्टेप ओवर करूँगा। तो यहाँ पे मैं इसको स्टेप ओवर कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आता हूँ मैं, तो यहाँ पे ये मैसेज दे रहा है कि स्टोर प्रोसीजर में एक पैरामीटर है यूज़र नेम। तो यहाँ पे आपने यूज़र नेम का पैरामीटर ऐड नहीं करवाया। तो यहाँ पे देखें कि हमने स्टोर प्रोसीजर में यूज़र नेम का एक पैरामीटर ऐड करवाया था, लेकिन यहाँ पे उसको वैल्यूज़ नहीं दी। तो यहाँ पे हम पासवर्ड के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक यूज़र नेम का पैरामीटर ऐड करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूज़र नेम, इसकी टाइप क्या है वारचार, और इसके बाद यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है एम्प्लॉय नेम, तो यहाँ पे obj.employee नेम करूँगा। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ दोबारा, गेन से वही प्रोसेस करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे मैं इमेज सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद सारे वैल्यू मैं दूंगा। तो यहाँ पे इमेज सेलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पे मैं वैल्यूज़ देता हूँ, ये डमी वैल्यूज़ हैं। तो अब यहाँ पे मैंने सारों को फिल किया और फिल करने के बाद अब मैं दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अब यहाँ पे इसको स्टेप ओवर किया और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है कि फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स कलर, हमने कलर ID दिया था 1। तो हम चेक करते हैं कि यूज़र सेटिंग्स में ऑलरेडी कोई डाटा पड़ा है, यहाँ पे डाटा ही नहीं है, तो हम यहाँ पे 1 है ही नहीं, लेकिन हम स्टोर प्रोसीजर में क्या दे रहे थे, 1 दे रहे थे। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने दी थी। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें डाटा इंसर्ट करवाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इंसर्ट स्टेटमेंट लिखी, इंसर्ट इनटू यूज़र सेटिंग्स, और वैल्यूज़ हमने दी, यहाँ पे कलर कोड दिया और यहाँ पे कलर नेम दिया। तो ये वाइट कलर है और एक हमारे पास रो हो जाएगी। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं दूसरी रो भी इंसर्ट करवा लेता हूँ। तो यहाँ पे 0 0 कर देता हूँ, तो ये क्या है, ब्लैक है। तो यहाँ पे ब्लैक लिखूँगा और अब इन दोनों रोज़ को मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये 2 रोज़ इफ़ेक्ट हो गई हैं। तो अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि वैल्यू इंसर्ट हुई हैं। तो यहाँ पे पहले का ID जो हमारे पास क्या है, 8 है। तो अब यहाँ पे मैं इस स्टोर प्रोसीजर को डिलीट करता हूँ और दोबारा से इसको वैल्यू क्या दूंगा, 8 दूंगा। तो पहले वाले स्टोर प्रोसीजर जो हमने बनाया था उसको मैंने यहाँ से ड्रॉप किया और ड्रॉप करने के बाद यहाँ पे जो 1 दिया था, यहाँ पे मैंने क्या देना है, 8 देना है। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ID क्या है, 8 है। अब यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करता हूँ। एक्चुअल में हमने कम्प्लीटली सिलेक्ट नहीं किया था। तो अब यहाँ पे इसको मैं कंप्लीट सेलेक्ट करके दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अब यहाँ पे हमारे पास स्टोर प्रोसीजर बन गए हैं। अब इसके बाद यहाँ पे मैं स्टॉप करके दोबारा इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और इसको दोबारा एग्जीक्यूट किया मैंने, तो देखते हैं कि हमारे पास डाटा स्टोर होता है या नहीं। अब अगेन हमें एक दफ़ा फिर से वैल्यूज़ एंटर करनी पड़ेंगी। अब मैं 1 बाय 1 सारे के सारे कंट्रोल्स में वैल्यूज़ दे रहा हूँ और इसके बाद यहाँ पे
HOD दिया। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ 1 बाई 1 इसको लाइन को हम देखते हैं, तो यहाँ पे अब देखें कि ये ट्रू आ गया, तो यानी कि डाटा हमारे पास क्या हुआ है, इंसर्ट हो गया है। तो अब यहाँ पे देखें कि मैसेज आ गया है कि एम्प्लॉई इज़ एडेड इन सिस्टम। तो अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि वाकई डाटा सेव हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास डाटा सेव हो गया। अब यहाँ पे मैं वापस जाता हूँ, एक और HOD में यानी कि कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का एक और HOD क्रिएट करके देखता हूँ। तो मैं यहाँ से जो पहले जो हमारे पास डिबगिंग का ब्रेक पॉइंट लगा हुआ है उसको डिलीट कर लेता हूँ, और अब मैं यहाँ पे इसको डिबग नहीं करता हूँ। तो अब यहाँ पे मैं दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करूँगा और एक और HOD कंप्यूटर साइंस का देता हूँ। तो क्या एक कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के 2 HOD हो सकते हैं या नहीं। तो अब यहाँ पे मैं इसमें वैल्यूज़ दोबारा दूंगा, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट करूँगा और एसोसिएट प्रोफेसर और उनको एम्प्लॉय ID दिया। तो अब यहाँ पे देखें कि पहले भी एक कंप्यूटर साइंस में HOD है, आप दोबारा से ऐड करवाने की कोशिश की तो क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास आया कि दूसरा HOD आप ऐड नहीं कर सकते। अब इसके बाद यहाँ पे हम एक और मेथड बनाते हैं, और इस मेथड को मैं नाम देता हूँ सेंड ईमेल। अब यहाँ पे जो हमने अकाउंट बनाया है यानी कि यूज़र नेम और पासवर्ड बनाया है, अब यहाँ पे हमने उस एम्प्लॉय को सेंड करने हैं। तो यहाँ पे मैं सेंड ईमेल का एक फंक्शन बना लेता हूँ यूज़र डिफ़ाइन, और इसमें मैं 2 नेम स्पेसेस ऐड करवाता हूँ बिल्ट इन system.net, और दूसरी नेम स्पेस में ऐड करवाता हूँ system.net.mail। अब यहाँ पे मैं दोबारा इस फंक्शन में आता हूँ और इसमें मैं लिखता हूँ मेल मैसेज, और इसका ऑब्जेक्ट बनाया और इसमें मैंने क्या किया, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। अब यहाँ पे मैंने किसको ईमेल सेंड करनी है, तो यहाँ पे मैंने या किस अकाउंट से ईमेल सेंड करनी है, तो मैं यहाँ पे अपने अकाउंट का यहाँ पे अकाउंट ईमेल एड्रेस लिखूँगा कि इस ईमेल के थ्रू हमारे पास बाकी एम्प्लॉयज़ को ईमेल जाएगी। अब किसको जाएगी, जो भी हमारे पास एज ए पैरामीटर पास हो रहा होगा उसको ईमेल जाएगी। और इसके बाद उसका सब्जेक्ट क्या होगा ईमेल का, तो यहाँ पे उस ईमेल का सब्जेक्ट होगा परचेज ऑफ ए सिस्टम। तो यहाँ पे मैंने जितने भी एम्प्लॉयज़ को ईमेल जाएगी उन सारों का सब्जेक्ट ये होगा, और उन सारों की बॉडी क्या होगी कि यहाँ पे ऊपर लिखा होगा रिस्पेक्टेड सर, और इसके बाद यहाँ पे मैं लाइन को ब्रेक कर दूँगा, नेक्स्ट लाइन पे चला जाऊँगा, और इसके बाद यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं कहूँगा कि यूर लॉगिन डिटेल्स। अब यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे मैं 2 लाइन्स ब्रेक कर दी, और इसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा कि यूज़र नेम जो आपका है वो क्या है, वो आपका ईमेल एड्रेस है। तो यहाँ पे मैंने ईमेल कर दिया, और जो आपका पासवर्ड है, अब इस जो हमारे पास ईमेल था उसको मैंने क्या किया है, बोल्ड किया है। और इसके बाद यहाँ पे मैंने देना है कि आपका यूज़र नेम ईमेल है और आपका जो पासवर्ड है वो हमने रैंडमली जनरेट किया, तो वो हमने इनक्रिप्टेड फॉर्म में उसको नहीं देना। अब हमने उसको जो हमने की जनरेट की थी, रैंडम नंबर जनरेट किया था, वो उसको देना है ताकि वो दोबारा से उसको चेंज कर ले अपनी मर्ज़ी से। उसको अगर पासवर्ड चेंज करना है तो अपनी मर्ज़ी से पासवर्ड रख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने ईमेल सेंड किया, और साथ में मैंने रैंडम जो हमारे पास पासवर्ड जनरेट हुआ था वो सेंड किया बॉडी में। और इसके बाद इसको मैंने मल्टीपल लाइंस पे किया, तो मैंने @ बिगनिंग में यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे मैंने बताना है कि जो बॉडी में हमारे पास क्या है, HTML है। तो यहाँ पे मैंने ट्रू कर दिया कि वाकई हमारे पास बॉडी में क्या है, HTML है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं ईमेल सर्वर को या मेल सर्वर को कॉन्फ़िगर करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया SMTP, और क्लास कौन सी यूज़ की, SMTP क्लाइंट। और यहाँ पे जो हमारे पास होस्ट है वो क्या है, मैं गूगल का जो यानी जीमेल जो है उसके थ्रू कर रहा हूँ। आप चाहें तो हॉटमेल यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो आप याहू यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं जीमेल का होस्ट यूज़ कर रहा हूँ, और उसका पोर्ट नंबर क्या है, 587 है। और इसके बाद यहाँ पे जो SMTP के स्पेलिंग थे वो उसको मैं ठीक कर लेता हूँ। ये मैंने लिखा था STPM, तो यहाँ पे मैंने इसको दोबारा से ठीक कर लिया SMTP। पोर्ट नंबर के बाद यहाँ पे मैंने जो इसकी एक इंस्ट्रक्शन लिखनी है कि जो हमारे पास यूज़ डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स हैं उसको मैंने क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे मैं अपना अकाउंट का
ईमेल और पासवर्ड दूंगा। यहाँ पे जो क्रेडेंशियल्स हैं, यानी कि जिस ईमेल के थ्रू बाकी लोगों को ईमेल जानी है, उसका यहाँ पे मैंने ईमेल एड्रेस और क्या देना है, पासवर्ड देना है। तो यहाँ पे मैंने ईमेल एड्रेस लिखा, यहाँ पे ciitvihari.purchase और @gmail.com, और इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड दिया। अब यहाँ पे मैं सिर्फ डमी लिख रहा हूँ, एक्चुअल में इस ईमेल का पासवर्ड ये नहीं है। आप अपनी ईमेल का यहाँ पे एड्रेस पासवर्ड देंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैं जो इनेबल कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा smtp.enable SSL, और इसको मैंने क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। और इसके बाद जो हमारे पास सेकंड लास्ट इंस्ट्रक्शन होगी, उसमें मैं लिखूँगा, तो यहाँ पे डिलीवरी मेथड क्या है, नेटवर्क है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं लास्ट में लिखूँगा कि जो हमारे पास ईमेल है वो सेंड कर दें, और इसमें क्या आपने भेजना है, जो हमने मैसेज कॉन्फ़िगर किया उसमें सब्जेक्ट हो और उसमें बॉडी हो। अब ये हमारे पास यूज़र डिफाइन मेथड बन गया है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे आके, यानी कि जब हमारे पास डेटाबेस में ये ऐड हो गया बंदा, उसके बाद यहाँ पे हमने उसको क्या करना है, ईमेल कर देनी है। तो यहाँ पे हमने ऐड होने के बाद उस एम्प्लॉय को ईमेल किया, और इसी तरह हमने एचओडी को किया। तो उसके बाद यहाँ पे दूसरे दोनों यूज़र्स के लिए भी हम क्या करेंगे, ईमेल सेंड करेंगे। अब मैं ट्राई करके देखता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इन वैल्यू सेलेक्ट करता हूँ, और वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे वैल्यूज़ दी मैंने। यहाँ पे अब मैं सही वाला ईमेल एड्रेस दे रहा हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको सबमिट किया, तो यहाँ पे एरर आ रहा है। एक्चुअल में यहाँ पे आ रहा है मैसेज फेलियर सेंडिंग मेल। अब इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या मसला है। अब यहाँ पे मेरे ख्याल के मुताबिक यहाँ पे मैंने STMP लिखा था, तो SMTP लिखना था। तो यहाँ पे इसको मैंने होस्ट नेम चेंज किया। अब इसके बाद इसको मैं स्टॉप करके दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखते हैं कि इसमें ईमेल सेंड होती है या नहीं। अब इसको मैंने एग्जीक्यूट किया यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको मैं ब्राउज़ करूँगा, और इसके बाद यहाँ पे अगेन से फिर मुझे वही दोबारा रिपीट करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मैं अपना रियल ईमेल एड्रेस देता हूँ, और यहाँ पे मैं सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे एरर आ रहा है कि SMTP सर्वर रिक्वायर्स। तो यहाँ पे एक्चुअल में हमारे पास अपने ईमेल अकाउंट में जाके हमें कुछ सेटिंग करनी होती हैं। तो यहाँ पे मैं अपने अकाउंट में लॉगिन होता हूँ, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिखता हूँ, या जो मैंने वहाँ पे दिया था ciitvihari.purchase@gmail.com, और इसके बाद यहाँ पे मैं इसका पासवर्ड लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसका पासवर्ड दिया, और इसके बाद यहाँ पे मैं लॉगिन होता हूँ। तो यहाँ पे आपने सेटिंग्स में जाना है, और इसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी होगी, और इसके बाद यहाँ पे आपको लेस सिक्योर ऐप एक्सेस नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करना है, और इसको हमने क्या कर देना है, ऑन कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पे वापस मैं अपने कोड में जाता हूँ, इसको स्टॉप करता हूँ, और स्टॉप करने के बाद यहाँ पे इसको मैं क्या करता हूँ, दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करूँगा, और यहाँ पे मैंने इमेज सेलेक्ट किया, और उसके बाद नेम दिया, फ़ोन दिया, और इसके बाद एम्प्लॉय आईडी दिया, और इसको सबमिट किया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें कि पासवर्ड और ईमेल यहाँ पे सेंड हो गए हैं। अब मैं चेक करता हूँ, तो अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास उस ईमेल एड्रेस से यहाँ पे ईमेल आ गई है। तो अब यहाँ पे यूज़र ईमेल एड्रेस भी है, और साथ में पासवर्ड भी दिया हुआ है। तो अब मैंने उस एम्प्लॉय को उसके क्रेडेंशियल्स ईमेल के थ्रू सेंड कर दिए हैं। अब यहाँ पे देखता हूँ कि हमारे पास डाटा क्या है। तो अब यहाँ पे देखें कि इसमें इशू ये है कि हमारे पास जो एम्प्लॉय आईडी है, फ़ोन है और ईमेल एड्रेस है, उसमें वो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ का सेम है। तो अब हमने क्या करना है कि हर एम्प्लॉय का ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, एम्प्लॉय आईडी क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो हम इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज करते हैं। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा क्या, COMSETS1, और यहाँ पे मैं इस टेबल को पहले ड्रॉप करूँगा, और ड्रॉप करने के बाद दोबारा से इसको मैं क्या करूँगा, क्रिएट करूँगा। तो अब यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखें कि एम्प्लॉयज़ का टेबल डिलीट हो गया है। अब यहाँ पे न्यू क्यूरीज़ में जाके यहाँ पे वही सेम पहले वाला जो हमारे पास टेबल था, उसकी क्यूरीज़ मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी। अब यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी को मैंने यूनिक कर लिया, फ़ोन को भी मैंने यूनिक कर लिया, और ईमेल को भी मैंने क्या किया, यूनिक कर लिया।
अब जब भी हम इसमें सेव करेंगे तो ये हमें चेक करेगा कि इसकी डुप्लीकेट वैल्यू तो नहीं पड़ी। अगर हमारे पास एक फ़ोन नंबर 2 दफ़ा आएगा तो ये डाटा इंसर्ट नहीं करने देगा। अब यहाँ पे दोबारा से हमारे पास टेबल क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे आता हूँ मैं और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो फिर देखते हैं कि क्या इशू आता है। तो अब यहाँ पे मैंने इसमें इमेज सेलेक्ट की और सेम फिर से मुझे क्या करना पड़ रहा है, अपने यहाँ पे वैल्यूज़ देना पड़ रही हैं। तो अब यहाँ पे वैल्यूज़ दी मैंने और इसके बाद यहाँ पे मैंने HOD सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे पहली दफ़ा तो हमारे पास क्योंकि डाटा नहीं था तो पहली रो हमारे पास इंसर्ट हो गई। अब दूसरी रो में इंसर्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मैं नेम सेलेक्ट किया, वही हमारे पास फ़ोन नंबर आ गया और वही हमारे पास एम्प्लॉय आईडी हो गया। अब यहाँ पे देखें कि वो कह रहा है कि आप यूनिक की वायलेशन कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास एम्प्लॉय के आगे ये की कोड लिखा हुआ है, ये हमारे पास क्या है, एक्चुअल में यूनिक की का कोड है। ये हमने कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम एक क्लास ऐड करवाएंगे। तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ। तो यहाँ पे हम एक क्लास बनवाते हैं। तो अब यहाँ पे आएंगे, तो अब यहाँ पे मैं सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाऊँगा और इसके बाद यहाँ पे मैं क्लास ऐड करता हूँ और क्लास का नाम रखता हूँ की कोड। तो यहाँ पे मैंने की कोड के नाम से एक क्लास बनाई और इसमें मैंने एक पब्लिक जो है हमारे पास एट्रीब्यूट उसको मैंने बना लिया। अब स्ट्रिंग में मैंने वो वाला की कोड पेस्ट कर दिया और इसको मैं नाम देता हूँ इस वेरिएबल को एम्प्लॉय आईडी, और इसको मैंने यहाँ पे सेव करवा लिया। अब यहाँ पे मैं आता हूँ इधर, तो यहाँ पे पेज के बैक कोड में यहाँ पे जहाँ पे एक्सेप्शन थी, तो यहाँ मैं पैरामीटर पास करता हूँ एक्सेप्शन का। अगर एक्सेप्शन आती है तो यहाँ पे एक्चुअल में वही मैसेज स्टोर होगा। तो यहाँ पे मैं मैसेज को गेट कर लिया, यानी कि जो हमारे पास आएगा कि आप यूनिक की वायलेशन कर रहे हैं। तो उसके अंदर अगर हमारे पास क्या होगा कि ये वाला की कोड होगा जो हमने ऑलरेडी की कोड डॉट एम्प्लॉय आईडी में स्टोर करवाया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक एम्प्लॉय आईडी 2 डिफरेंट बंदों को असाइन हो रहा है। तो अब हमने ये डाटा इंसर्ट नहीं होने देना। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि एम्प्लॉय आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब इसको हम सेव करके दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब हम सेकंड यूनिक की के बारे में देखते हैं कि जो हमारे पास सेकंड यूनिक की है, यानी कि हमारे पास ईमेल एड्रेस है, उसका हमारे पास यूनिक की का कोड क्या है। तो अब दोबारा से मैं इस पेज को एग्जीक्यूट करूँगा और सारी वैल्यू पुट करूँगा और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड जो हमारे पास यूनिक की थी उसके बारे में यहाँ पे हमारे पास एरर दे रहा है। तो अब हम इस यूनिक की को कॉपी करेंगे और उसी क्लास में जो हमारे पास की कोड की क्लास थी उसमें जाके हम एक और जो है वो कोड बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं उसी तरह यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊँगा और यहाँ पे उसका मैं स्कोप रखूँगा पब्लिक, यानी कि वो एक्सेसिबल होगी, और इसको मैं स्टैटिक करता हूँ और यहाँ पे इसको मैंने दोबारा से लिखा पब्लिक स्टैटिक और इसके बाद इसकी मैंने टाइप रखी स्ट्रिंग और इसको मैंने कर दिया एम्प्लॉय आईडी। अब जो हमारे पास पहला जो हमारे पास की कोड था यूनिक की का, वो हमारे पास क्या था, ईमेल का था। अब हमारे पास सेकंड क्या है, एम्प्लॉय आईडी का है। तो अब यहाँ पे मैं जाके दूसरी यहाँ पे पहला मैं ईमेल करूँगा और इसमें मैं जो मैसेज है वो भी ईमेल का प्रिंट करवाऊँगा। अब यहाँ पे मैं सेकंड कंडीशन में चेक करता हूँ एल्स इफ कि अगर हमारे पास क्या हो, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी हो, तो यहाँ पे लेट्स सपोज 2 रो का एम्प्लॉय आईडी सेम है, तो हमारे पास यूनिक की कंस्ट्रेंट्स की वायलेशन होगी और हमारे पास डाटा क्या होगा, इंसर्ट नहीं होगा। तो हमारे पास मैसेज होगा कि हमारे पास 2 एम्प्लॉयज़ के एम्प्लॉय आईडी सेम है। अब यहाँ पे मैं एल्स इफ लिखूँगा। एल्स इफ का मतलब ये है कि इन सारी कंडीशन में से अगर एक कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी तो बाकी सारी कंडीशन चेक नहीं होंगी। तो 1 बाय 1 देखेगा कि पहले ईमेल को चेक करेगा, फिर एम्प्लॉय आईडी को करेगा और फिर उसके बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर को करेगा। अब यहाँ पे मैं तीसरी यूनिक की को चेक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास 2 यूनिक की के कोड मिल गए। अब हम तीसरी यूनिक की को चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी वैल्यूज़ पुट की और वैल्यूज़ पुट करने के बाद इसको मैंने सबमिट किया। तो यहाँ पे मैं इनकी वैल्यूज़ चेंज कर लेता हूँ ताकि वही कोड हमारे पास बार बार ना आए। तो अब यहाँ पे हमारे पास तीसरी यूनिक की का कोड आ गया है। तो अब यहाँ पे मैं जाऊँगा वापस, उसी तरह यहाँ पे मैं यहाँ पे
इसका कोड के थ्रू हम यहाँ पे इसमें एक और की कोड लिखते हैं। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास सेकंड है, ये हमारे पास क्या था, फ़ोन का था, और ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे इसको मैं स्टॉप करता हूँ, और स्टॉप करने के बाद अब यहाँ पे मैं इसको रखता हूँ पब्लिक स्टैटिक, और यहाँ पे इसकी टाइप होगी स्ट्रिंग, और इसको मैं वेरिएबल का नाम दे देता हूँ एम्प्लॉय आईडी, और इसमें मैंने वही वाला जो हमारे पास कोड था अब यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट करना है। तो अब यहाँ पे मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करूँगा, और एग्जीक्यूट करने के बाद उस कोड को मैंने क्या करना है, कॉपी करना है। तो अब यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया, और यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ पुट की, और वैल्यूज़ पुट करने के बाद यहाँ पे मैंने मेल सेलेक्ट किया, और अब यहाँ पे दोबारा से वैल्यू में एंटर करता हूँ, और इसके बाद यहाँ पे मैं ये एम्प्लॉय आईडी एंटर करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैं ईमेल दूंगा, और इसके बाद यहाँ पे मैं लोकेशन दी, और इसको सबमिट करता हूँ मैं। तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी क्या हो गया, यहाँ पे ऐड हो गया। तो अब हमारे पास किसी भी यूनिक की वायलेशन नहीं हुई। तो अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे अब एक मैं नंबर एंटर करता हूँ जो ऑलरेडी हमारे पास डेटाबेस में है। तो देखते हैं कि ये यूनिक की का मैसेज प्रिंट करवाता है या नहीं। तो अब मैंने इसको सबमिट करवाया, तो अब मैं इसको सबमिट करूँगा तो ये कह रहा है कि अब इस यूनिक की वायलेशन कर रहे हैं। तो अब इसको मैंने क्या किया, कॉपी करके वापस आया, और इसको मैंने यहाँ पे इधर आके इसमें पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं आता हूँ और इसमें एक और कंडीशन ऐड करता हूँ जो कि हमारे पास क्या होगी, फ़ोन नंबर की होगी। तो अब यहाँ पे जो सेकंड कंडीशन है हमारे पास वो फ़ोन की है, और थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या है, एम्प्लॉय आईडी की है। तो अब यहाँ पे मैंने फ़ोन लिखा, और यहाँ पे मैंने मैसेज प्रिंट करवाया कि एम्प्लॉय फ़ोन ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो अब यहाँ पे हमारे पास तीनों यूनिक की कोड आ गए हैं। अब हम हमारे पास कोई भी डाटा एंटर करेंगे तो अब हमें दोबारा से एरर नहीं आएगा। अब हमारे पास वहीं पे हमारे पास मैसेज प्रिंट होगा कि आपके फ़लाँ की वायलेशन कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे मैं कुछ डाटा प्रिंट एंटर करता हूँ जो ऑलरेडी हमारे पास डाटाबेस में है। तो अब यहाँ पे जैसे ईमेल पहले भी है हमारे पास, तो अब यहाँ पे हम गेन वायलेशन कर रहे हैं। तो अब इसमें कोड में एक्चुअल में हम पहले कोड प्रिंट करवा रहे हैं। तो अब इस लाइन को हमने कट करना है, और कट करने के बाद यहाँ पे हमने ट्राई के अंदर इसको लिखना है। तो यहाँ पे मैं इसको कट करूँगा, और कट करने के बाद इस ट्राई ब्लॉक में मैंने इसको लिखा, और इसके बाद यहाँ पे मैं जो कनेक्शन क्लोज है ये भी मैंने इसके यानी इस इंस्ट्रक्शन के नीचे जो एग्जीक्यूट की रही है उसके नीचे लिखा, और अगर एक्सेप्शन आ जाएगी तब भी मैं इसको कनेक्शन को क्लोज़ कर दूँगा। अब इसके बाद यहाँ पे मैं इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, तो अब हमारे पास क्या होगा, मैसेज प्रिंट होगा। अब हमारे पास जो लाइन थी वो क्या होती, पहले एग्जीक्यूट हो रही थी। तो अब यहाँ पे मैं वैल्यूज़ वही पुट करता हूँ जो हमारे पास डेटाबेस में है। तो अब मैं इसको किया तो यहाँ पे मैसेज आ गया कि एम्प्लॉय ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब मैंने एम्प्लॉय की ईमेल डिफरेंट की, तो अब मैसेज आ गया कि हमारे पास एम्प्लॉय आईडी डिफरेंट है। तो अब यहाँ पे मैं वैल्यू सेलेक्ट करता हूँ। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे, लेट्स सपोज 2 एम्प्लॉयज़ हैं, इन दोनों एम्प्लॉयज़ के ईमेल भी डिफरेंट हैं, फ़ोन भी डिफरेंट है, और एम्प्लॉय आईडी भी डिफरेंट है। अब यहाँ पे हमने जो स्टोर करवाया था इमेज वो क्या था, बाइनरी फॉर्म में था या बाइट्स की शक्ल में था। तो अब इसका ये नुकसान होता है कि अगर हमारे पास एक इमेज बहुत बड़ा है तो हमारी मेमोरी वेस्टेज होगी। तो अब यहाँ पे हम ये करते हैं कि आपको मैंने ये तरीका सिखाया है कि आप बाइट्स के थ्रू भी कर सकते हैं, और अब दूसरा तरीका ये है कि आप इमेज के नाम रैंडमली जनरेट करके वहाँ पे इमेज के नेम स्टोर करवाएं डेटाबेस में। तो अब यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया स्टोर इमेजेस का, और उसके बाद यहाँ पे मैं एक क्लास ऐड करवाता हूँ कोड की फ़ाइल में, और उस क्लास का नाम दिया इमेजेस, और इसमें मैं एक डाटा मेंबर बनाता हूँ, और उसको मैंने पब्लिक रखा, और इसको मैं एक इसकी जो टाइप है उसमें वो क्या है, स्ट्रिंग टाइप की अरे है। तो अब इस अरे में मैंने 3 एलिमेंट्स पुट किए कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो JPG फाइल अलाउड है और PNG फाइल अलाउड है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं एक यूज़र डिफाइन फंक्शन लिखता हूँ, और उसकी रिटर्न टाइप क्या है, बुलियन है, और ये चेक करेगा एक्सटेंशन के जो आप इमेज अपलोड कर रहे हैं उसकी एक्सटेंशन क्या है। तो अब यहाँ पे मैंने इसमें पैरामीटर पास कर दिया जो हमारे पास इमेज अपलोड होगा। तो अब यहाँ पे जो अपलोड इमेज होगा वो तीनों इन अरे में से चेक करेगा, इन तीनों के साथ मैच होता है तो ठीक है,
अगर इन तीनों के साथ मैच नहीं होता तो इट्स मीन इनवैलिड एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है हमारे पास ये क्या करेगा, ट्रू फॉल्स रिटर्न करवाएगा। तो अब यहाँ पे मैंने चेक करना है, तो यहाँ पे पहले मैं जो अपलोडेड फाइल है उसकी एक्सटेंशन गेट करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पाथ डॉट गेट एक्सटेंशन, और जो हमने फ़ाइल अपलोड की है उसका मैं नेम दे दूँगा। तो इससे ये एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली गेट कर लेगा। अब उसके बाद यहाँ पे ये एक्सटेंशन जो हमने गेट की है वो हम उस जो यूज़र डिफाइन फंक्शन हमने लिखा है इमेजेस की क्लास में उसको पास कर देंगे। ये चेक करके बताएगा कि ये एक्सटेंशन वैलिड है या नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने अगर तो ये फंक्शन कहता है कि वैलिड है तो ठीक है। अब अगर अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, इसमें हम कहेंगे कि जो अलर्ट मैसेज था उसमें मैसेज प्रिंट करवाएंगे कि आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ जीपीजी और क्या पीएनजी फाइल अपलोड कर सकते हैं, इसके अलावा कोई फ़ाइल अपलोड नहीं कर सकते। तो जो अलर्ट मैसेज था उसमें मैंने HTML लिखी और HTML में यहाँ पे एरर मैसेज प्रिंट करवाऊँगा। तो यहाँ पे हेल्पर डॉट एरर मैसेज, और इसमें मैसेज मैंने सेंड कर दिया इमेज हैज़ नॉट ए वैलिड एक्सटेंशन। अब यहाँ पे मैसेज दिया और उसके बाद यहाँ पे मैंने प्रिंट करवाया ओनली JPG एंड PNG फाइल्स आर अलाउड, या PNG इमेजेस आर अलाउड। तो यहाँ पे मैंने मैसेज दे दिया और वो मैसेज रेड शक्ल में आएगा और वो क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास एरर मैसेज शो करवाएगा। अगर तो ये वैलिड एक्सटेंशन है तो फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम अपने फ़ोल्डर जो हमने अभी बनाया था स्टोर इमेजेस का, उसका हम पाथ देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा // और उसके बाद हमारे पास फ़ोल्डर का नाम आ जाएगा। तो अब ये क्या करेगा कि हमारे पास इस फोल्डर तक पाथ ऑटोमेटिकली मैप कर लेगा। अब उसके बाद यहाँ पे हम न्यू फाइल नेम यानी कि जो उसको हम क्या करें रैंडमली कोई यानी कि की जनरेट करके उस फाइल का नाम रख रहे हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी 6 करैक्टर्स का हम रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं और उसको साथ एक्सटेंशन दे रहे हैं, या चाहे JPG हो चाहे हमारे पास क्या हो PNG हो। अब इसके बाद यहाँ पे हम इसको पाथ देते हैं, पाथ इज़ इक्वल टू पाथ डॉट कंबाइन, और यहाँ पे जो हमारे पास फोल्डर तक का पाथ था और साथ हमने कंकैटिनेट कर दिया क्या जो हमारे पास फाइल का नेम है। तो अब हमारे पास जो फाइल है वो डायरेक्टली कहाँ पे जाके सेव होगी, हमारे पास जो ऊपर फोल्डर दिया हुआ है स्टोर इमेजेस का। तो अब यहाँ पे मैं आता हूँ और इसको मैं यहाँ पे एक ऊपर ये वाला जो हमारे पास लोकल वेरिएबल था इस इफ़ के अंदर, अब इसको मैंने बाहर डिक्लेयर करवा दिया ताकि इस दूसरी जगह पे भी इसको एक्सेस कर सकूँ। तो अब इसके बाद यहाँ पे मैं इस स्ट्रिंग को हटाता हूँ यहाँ पे क्योंकि ये पाथ ऑलरेडी डिक्लेयर हो गया है। और इसके बाद यहाँ पे मैं इमेजेस यहाँ पे जो हमारे पास है इसको कॉपी करता हूँ नो इमेज, और इसको मैं इसमें जाके इस फोल्डर जो हमने क्रिएट किया है इसमें जाके पेस्ट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे हमारे पास इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने डिलीट नहीं किया ताकि आपको कभी ज़रूरत पड़े कि आपने बाइट्स में इमेज स्टोर करवानी है तो आप इस कोड को भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने उसको डिलीट नहीं किया। अब यहाँ पे हम बाइट स्टोर नहीं करवा रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम करैक्टर स्टोर करवा रहे हैं। तो यहाँ पे स्ट्रिंग है तो हमारे पास क्या होगा क्या मैंने इसकी टाइप चेंज कर लिया है, पहले पास बाइनरी था अब हमारे पास क्या है नेम है, फाइल का नेम है या इमेज का नेम है। तो अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ भी मैंने क्या की डिलीट नहीं की, इसको कमेंट कर दिया। अब बाइट की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, बाइट अरे की जगह स्ट्रिंग आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी भी बन गई। अब यहाँ पे हमने इसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास इसका बाइट्स हमने असाइन की हुई थी, अब यहाँ पे हमने क्या असाइन करना है स्ट्रिंग असाइन करनी है। तो यहाँ पे यानी कि हमने पाथ देना है, तो बाइट्स की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास पाथ आ जाएगा। अब यहाँ पे उसके बाद हमारे पास ये यहाँ से चेंजेस हो गई। अब इसके बाद हमने क्या चेंजेस करनी है यहाँ पे कि अब यहाँ पे हमारे पास कि अगर हमारे पास सिंपलाई एडिट सक्सेसफुली, तो अब हमने ये जो इमेज हमारे पास अपलोड हुआ है उसको उस फोल्डर में सेव करवा देना है। अब इसके बाद यहाँ पे इधर भी जो हमारे पास अगर HOD में भी हमने किया और उसके बाद नॉर्मल यूज़र और एडमिन के लिए भी हमने ये इंस्ट्रक्शन लिख दी। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी हमें डेटाबेस में। अब यहाँ पे पहले हमारे पास पिक्चर का डाटा क्या था, डाटा टाइप हमारे पास वारचार थी। तो अब यहाँ पे पहले मैं इस टेबल को ड्रॉप करता हूँ और ड्रॉप करने के बाद यहाँ पे वही जो क्यूरी है उसको मैं दोबारा से पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जहाँ पे वार बाइनरी मैक्स है यहाँ पे हमने वार 4 और इसको मैंने 20 कर लिया।
अब यहाँ पे हमारे पास इस जो हमारे पास कॉलम है इसकी क्या हुई, डाटा टाइप चेंज हो गई। अब इसके बाद यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें कि हमारे पास जो उस कॉलम की डाटा टाइप है वो क्या हो गई, वार बाइनरी से वार 4 हो गई, यानी स्ट्रिंग हो गई। तो अब यहाँ पे ये चीज़ भी चेंज कर ली हमने। अब उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं, जो हमारे स्टोर प्रोसीजर लिखा था हमने, वहाँ पे हमने वार बाइनरी लिखा था, तो अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, वार 4 कर देते हैं। अब यहाँ पे भी हमारे पास चेंजेस आ गई। अब इसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास स्टोर प्रोसीजर बनाया था उसमें हमने क्या लिखा था, वार बाइनरी। तो हम इसको मॉडिफाई करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास स्टोर प्रोसीजर में भी क्या था, वार बाइनरी था, इसकी जगह मैं क्या करता हूँ, वार 4 करता हूँ और इसको मैंने 20 असाइन कर दिया। तो यहाँ पे मैं चेक किया 20 था, तो यहाँ पे 20 इसको साइन कर दिया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमारे पास स्टोर प्रोसीजर मॉडिफाई हो गया। अब हमने सारी की सारी जो जहाँ पे भी हमारे पास पिक्चर था उस सारे को चेंज कर लिया। अब मैं इसको सेव करके एग्जीक्यूट करवाता हूँ, तो अब यहाँ पे हमारे पास इसको मैं डाटा को फिल करता हूँ और फिल करने के बाद यहाँ पे इमेज भी ले आता हूँ और यहाँ पे मैंने दोबारा से इसको इमेज को अपलोड किया, डाटा को फिल किया और इसके बाद यहाँ पे मैं ईमेल एड्रेस दिया, डाटा दिया। तो यहाँ पे इसको मैं स्टेप ओवर करता हूँ, तो अब यहाँ पे हमारे पास ईमेल सेंड हो गई और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास मैसेज प्रिंट हो गया। अभी वैल्यूज़, अब यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय सक्सेसफुली ऐड हो गए हैं। अब यहाँ पे डाटाबेस में जाके देखते हैं कि हमारे पास पिक्चर में क्या स्टोर हुआ है। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल में फ़ाइल का नेम स्टोर नहीं हुआ, यहाँ पे 20 करैक्टर्स पाथ के हुए हैं। तो अब यहाँ पे जहाँ पे हमने पाथ दिया था, एक्चुअली हमने क्या देना था, फ़ाइल नेम देना था। तो हम यहाँ पे फ़ाइल नेम को भी बाहर डिक्लेयर करवाते हैं इस इफ़ के स्कोप से। तो यहाँ पे मैंने फ़ाइल नेम को यहाँ पे बाहर डिक्लेयर करवाया। अब यहाँ पे इसका यहाँ पे लिखना था फ़ाइल नेम। अब यहाँ पे जो मैंने पाथ दिया था वहाँ पे मैंने क्या देना था, फ़ाइल नेम देना था। तो यहाँ पे मैं आऊँगा और जहाँ पे वैल्यू साइन की थी हमने, प्रॉपर्टीज़ को सेट किया था, वहाँ पे मैंने क्या देना है, इसको यहाँ ऊपर होगा हमारे पास। तो यहाँ पे पाथ की जगह हमने क्या देना है, फ़ाइल नेम देना है। तो अब यहाँ पे मैं फ़ाइल नेम, यानी कि अगर कोई इमेज ना हो तो फिर हम फाइल नेम को इनिशियलाइज़ करवा लेते हैं, किससे, इस पाथ से। अब यहाँ पे हमारे पास ये स्ट्रिंग भी आ गई। अब यहाँ पे हमारे पास जहाँ पे लिखा हुआ है obj.implyPicture, इसकी जगह हम क्या कर देंगे, फ़ाइल नेम कर देंगे। तो यहाँ पे न्यू फाइल नेम। अब इसको मैं क्या करता हूँ, डिबग को रिमूव कर दिया और इसके बाद यहाँ पे मैं इस डाटा को पहले क्या करता हूँ, इसमें से टेबल को एम्प्टी कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ ये डाटा या ये रो। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डिलीट ऑल या डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉइज़ और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये क्या होगा, डाटा यहाँ से टेबल से डिलीट हो गया। अब मैं दोबारा से ये वाला डाटा इसको क्या करता हूँ, एंटर करता हूँ, देखते हैं कि हमारे पास पिक्चर का जो नेम है वो स्टोर होता है या नहीं। तो अब यहाँ पे मैंने इमेज अपलोड की, अब इमेज का नाम ये है। अब यहाँ पे मैंने डाटा फिल किया और डाटा फिल करने के बाद अब यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ दी और मैंने सबमिट किया। तो अब यहाँ पे देखें कि एम्प्लॉय ऐड हो गया। अब मैं इसको देखता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, तो अब यहाँ पे देखें कि क्या हुआ है कि पिक्चर का नेम आ गया। अब देखते हैं कि हमारे पास इस एप्लीकेशन में फ़िज़िकली इमेज पड़ा है या नहीं। तो अब यहाँ मैं सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाऊँगा और सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाके यहाँ पे देखें कि हमारे पास यही वाली वैल्यू डाटाबेस में पड़ी थी। हम इसको कट करता हूँ, ये देखें ये वैल्यू और जो हमारे पास डाटाबेस में नेम है वो सेम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको नई आने वाली वीडियोस टाइम पे मिलती रहें तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें और खुश रखें। थैंक यू वेरी मच।